नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो इस दिन हम लोग बताए थे व्यवहारिक रूप में बॉन्ड क्या होता है, शेयर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा किया था। उसका व्यवहारिक रूप में हम लोग क्या देखेंगे, जो बॉन्ड जारी होता है, बॉन्ड क्यों जारी होता है, प्रतिभूति क्यों जारी होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है क्यों जारी होता है, या जो प्राइवेट सिक्योरिटी वो होता है वो क्यों जारी होता है, इस सब बारे में हम लोग व्यवहारिक रूप में देखेंगे। तो हमने ये बताया था जो बैंक के संबंध में क्या बताया था कि जो सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, हमने बताया था ना। उसमें एसएलआर जो था, इक्विटी जो लिक्विडिटी रेशियो था, उसके बारे में हमने बताया था कि बैंक जो 18% जो भी पूरा एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल का मतलब होता है जो डिमांड, नेट डिमांड होता है, या नेट जो टाइम लाइबिलिटी होता है, जो हमने बताया था। इसके बारे में चर्चा किया था कि जो सीवी अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है और डिपॉजिट अकाउंट है, इसके बारे में हमने बताया था। तो हमने बताया था जो करंट का वो सेविंग का ये डिमांड है, हम लोग को डिमांड है ये वाला, इसको डिमांड बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और जो रिकरिंग अकाउंट था और फिक्स डिपॉजिट था, अकाउंट था, उसके बारे में हमने बताया था कि ये जो है टाइम लायबिलिटी है। ठीक है, ये दोनों मिला देंगे तो एनडीटीएल बोला जाता है। तो बैंक क्या करती है, जो 14 दिन में पूरा, आवाज आ रहा है गाड़ी का लग रहा है, जो 14 दिन का होता है, जो 14 दिन में कलेक्शन पूरा हो जाता है 2 हफ्ते में, तो पूरे एनडीटीएल में जितना होता है उसका 18% भी एसएलआर का जो रेट है 18%, 18% जो है वो रखना पड़ता है कैश के रूप में। या कैश रखो, कैश मतलब आपको पूरा एनडीटीएल का रखना ही पड़ेगा। अब कैश के रूप में रखेंगे तो जो मुद्रास्फीति होता है, मुद्रास्फीति अगर 100 रुपए, जिससे अगर प्रॉब्लम क्या आता है, क्यों कैश नहीं रखते बैंक, जो एसएलआर क्यों नहीं रखते? अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो 100 रुपया है, तो मान लीजिए ये 5 केजी जो है, या 20 रुपए केजी के हिसाब से 5 केजी जो है आपका आलू मिलता है। मान लीजिए ये जनवरी 2020 की बात है। अब 2021 जब आएगा, जनवरी 2021 आएगा, यही आलू क्या हो जाएगा, ये आलू आपको मिलने लगेगा 21 रुपए में हो जाएगा। 21 रुपए में अगर 5 किलो करेंगे कितना हो जाएगा? 5 केजी हो जाएगा। 5 का नम 5 दूनी 10, 105 रुपए में आएगा। ये अभी 100 रुपए में ही आ गया था, वो 5 केजी। अब क्या होगा, 5 केजी 21 रुपए में हो जाएगा, पहले ये 20 रुपए में था। 20 रुपए केजी के हिसाब से 5 केजी का 100 रुपए हो गया, 21 केजी का 105 हो गया। अगर 5% जब मैं माना कि 5% मुद्रास्फीति है, 5% मुद्रास्फीति जितना होता है उतना मुद्रा का जो वैल्यूएशन होता है कम हो जाता है। ठीक है, तो अब 5% कम हो गया, यानी इसका जो है जो 100 रुपया है, इसका जो 100 रुपया है उसकी क्रय शक्ति क्षमता घट गई। अब इसकी प्रतिपूर्ति के लिए 5 रुपए और एक्स्ट्रा जब जोड़ेंगे तब ये बराबर हो जाएगा। अब ये बस जो 5 केजी आलू है उसके बराबर अभी होगी, ये अंतर है। फिर से देखिए एक बार, मैंने क्या मतलब कहना चाहता हूं मैं। अगर 2020 में है, मान लीजिए 2020 में है, तो 100 रुपए का 5 केजी मिल रहा था आलू। ठीक, अब क्या हुआ, जब 2021 आएगा तो ये चीज जो है, ये अब 100 रुपए केजी 5 केजी का तो 20 रुपए हो गया था, अब 105 रुपए में मिलेगा। तो 5 रुपए क्यों बढ़ा? 5% मान लीजिए जीडीपी होगा, वो मुद्रास्फीति होगा उस समय। 5% मुद्रास्फीति रहेगा, 5% मुद्रा के मान के लिए वो क्रय शक्ति जो क्षमता है वो कम कर देगी। क्रय शक्ति जो घटेगा उसकी प्रतिपूर्ति के लिए एक्स्ट्रा आपको मनी मतलब रुपए रखना पड़ेगा। तो अब जो है ये ऐसे समझिए, ये 2020 में जो 100 रुपए का 5 केजी आ रहा था, तो 20 रुपए की 1 केजी का क्षमता था, अब ये 21 रुपए में हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपया केजी के हिसाब से बढ़ गया है मान के लिए। ये समझिए मुद्रास्फीति का दिक्कत, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अच्छा, तो बॉन्ड के बारे में हम लोग बता रहे थे। बॉन्ड का यूज मैंने पहले दिन बताया था कि यील्ड क्या होता है, कूपन रेट क्या होता है, जीरो बॉन्ड क्या होता है,
और कन्वर्टेड बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में अभी इसी के बारे में लोग प्रतिभूति जिससे जारी क्यों करते हैं। तो बजट में जब भी बजट जारी होता है तो बजट में जब घाटा आता है, जिसे बजट में है मान लीजिए 20 लाख का है, मान लीजिए 20 लाख रुपए का ये खर्च लगेगा, ठीक है। सरकार के पास 10 लाख ही है, अब 10 लाख है नहीं है तो वो मार्केट से लेगी, मार्केट से कैसे लेगी, तो बॉन्ड जारी करेगी वो, ठीक है। ये बॉन्ड जारी करके तब लेगी। अब मार्केट मान लीजिए अच्छा एक प्रॉब्लम और ये भी हो जाता है, सरकार जैसे सरकार ने अब मान के चलिए कि मार्केट में 30 लाख रुपया है पूरा टोटल सब जगह से मिला करके, जो पीएफ फंड से आया, एलआईसी के द्वारा आया है, या और जो मतलब ये सब पूरा जितना भी संग्रह हुआ है मान चलिए शेयर के मार्केट के हिसाब से, जो मतलब पूरी अगर देखेंगे मार्केट में मान लीजिए 30 लाख रुपया है, सरकारी अगर मान लीजिए उसमें से 20 लाख उठा ले गई मान लीजिए, तो अब 10 लाख ही बचेगा, 10 लाख अब 10 लाख कंपनियों के लिए बचेगा, तो अब 60 हो जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में और चीज समझेंगे, अभी न हो सकता न समझ में आए। तो बांड के बारे में क्या होता है, बांड क्यों जारी होता है, बांड सरकार की जो वित्तीय संस्थाएं हैं या संस्थाएं हैं, और जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में जो कहा गया है, जो केंद्र सरकार होगा, राज्य सरकार की होगा, जो लोकल गवर्नमेंट होगा, लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाएगा, नगर निगम है, और नगर निगम को ज्यादा बेच दिया गया है, तो उतना ज्यादा अथॉरिटी नहीं दिया है पंचायत को, और ये है, और जो वित्तीय संस्थाएं हैं, और कौन हो सकता है, एफसीआई हो गया और नेशनल हाईवे हो गया, तो ये सबको अथॉरिटी दिया गया है, ठीक है, बांड जारी करने के लिए। तो बांड में देखिए, बांड का जो हमने बताया जीरो कूपन बांड था, जीरो कूपन बांड पे भी बांड जारी कर सकता है, जिसे मान लीजिए एक उदाहरण में तो एफसीआई है मान लीजिए, ठीक है, एफसीआई है, उसको मान लीजिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको मान लीजिए कि सरकार ने बजट इसके पक्ष में जारी कम किए, खर्चा इसका ज्यादा निकल गया, तो अब क्या करेगी ये, खर्च ज्यादा है मान लीजिए, ठीक है। अब ये क्या करेगी, बॉन्ड जारी कर देगी, बॉन्ड जारी करके अपनी प्रतिपूर्ति कर लेगी, उसका चाहे 2 साल बाद अपना जो भी डेट दिया हुआ, ये बॉन्ड जारी करके मान लीजिए, बॉन्ड जारी करके 2 लाख रुपए ले लिया मार्केट से, ठीक है, बॉन्ड जारी करके। तो बॉन्ड किस प्रकार का जारी किया, हो सकता है कूपन रेट पे दिया हो, कूपन रेट से अच्छा होता है ये ले ले वो आपका जीरो बॉन्ड पे जारी करेगी, जीरो बॉन्ड पे क्या करेगी, जीरो बॉन्ड पे जब करना हो तो हमने बताया था कि 200 रुपए, जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू 180 रुपए कोई अगर दे देगा, तो ये 200 रुपए का बॉन्ड दे देगी, ठीक है, 2 साल के लिए मान लीजिए 2 साल है, ठीक है, तो 20 पे उसको उसका जो आ जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड है, ये इसको जीरो कूपन बॉन्ड के तहत दे सकती है, या कूपन रेट पे भी दे सकता है, कूपन रेट पे देंगे तो उसको वो ब्याज देना पड़ेगा, उसका जो मतलब कूपन रेट मतलब ब्याज ही समझिए, तो 6 6 माह या एक एक साल पे ब्याज देना पड़ेगा, इससे अच्छा है 2 साल बाद इकट्ठा हो जाएगा, 200 रुपए सीधा ये फेस वैल्यू को पे कर देगी, इससे अच्छा है कि सबसे अच्छा ये मतलब इसको पड़ेगा कि आप जो उस पे जीरो बॉन्ड पे दे दे, तो जीरो बॉन्ड पे देने से क्या हो जाएगा, सीधा 2 साल होगा तभी 200 रुपए आप देके लम्बा हो जाइए, बीच में कुछ टच करने की जरूरत नहीं है, तो ये सरल पड़ेगा, ठीक है। इसका तो बॉन्ड का उपयोग इसी तरह होता है। आप क्या करेंगे, बाद में जब और आया तो सरलीकृत करने के लिए, जैसे बांड का सर्वोत्तम उपयोग कहाँ होगा, सबसे सर्वोत्तम उपयोग, सर्वोत्तम उपयोग सबसे बढ़िया हुआ जब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो म्यूनिसिपल बांड का उपयोग तब हुआ जब म्यूनिसिपल जो बांड जारी किया गया, इसके तहत जो है नगर निगम जितने थे, जब नगर निगम के पास वास्तव में आय के स्रोत कम थे, तो ये लोग को अथॉरिटी दिया गया कि आप बांड जारी करके आप कहीं भी आप पुल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी आप बनवाइए, बनवा करके फिर उससे जो इनकम होगा आप उसको रिटर्न कर दीजिएगा, तो वहाँ उपयोग हुआ। और कहाँ हुआ, और सबसे ज्यादा उपयोग हुआ जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे हुआ, एनएचएआई पे हुआ। पहला है नगर निगम, इस बांड का सबसे सर्वोत्तम उपयोग कौन कौन किया, आप ऐसे समझिए, पहले बार तो नगर निगम ने किया, नगर निगमों ने किया, ठीक है।
नगर निगम ने कैसे किया, मान लीजिए कि एक नदी है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये नदी है, ये भी नदी है, ठीक है, बाद में इस तरह इसमें जाके कन्वर्ट हो गई, ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए। अब ये शहर है, ये लगभग इलाहाबाद का, ये प्रयागराज का ही आएगा समझिए, इधर फाफा में हो जाएगा, इधर जो है नैनी हो जाएगा, इधर ये नैनी हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे, ये नैनी हो गया, ये फाफा मऊ हो गया, फाफा मऊ हो गया, ठीक है, ये फाफा मऊ है। अब क्या है, ये इलाहाबाद है, यहाँ प्रयागराज है, मान लीजिए ये नैनी है पूरा, ये जमुना नदी है या गंगा नदी है। अब मान लीजिए ये नगर निगम है, नगर निगम, ठीक है, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, प्रयागराज है। अब क्या हुआ, यहाँ से लोग, मान ऐसे कल्पना करिए हम लोग, यहाँ से नाव वाला जब से इकट्ठे होते हैं तो नाव वाला क्या करता है, नाव वाला यहाँ लेकर के यहाँ पहुंचाता है, ऐसे यहाँ पे भी एक नाव वाला है, यहाँ से नाव लेकर के यहाँ लोगों को पहुंचाता है, इस तरह सर्विस दे रहा है, ठीक है, इस तरह सर्विस दिया जा रहा है। मान लीजिए नगर निगम ने क्या किया, एक पुल बना दिया, यहाँ के एक सवारी का 10 रुपया है, मान लीजिए नाव का, यहाँ भी 10 रुपया है। अब क्या किया, नगर निगम ने बांड जारी कर दिया, बांड जारी करके ने एक पुल बनवा दिया, यहाँ पे ओवर ब्रिज बनवा दिया, मान लीजिए, ठीक, ओवर ब्रिज बनवा दिया, यहाँ भी एक ओवर ब्रिज बनवा दिया, ये जो कूपन बांड पे बांड जारी किया नगर निगम ने, यहाँ पुल बनवा दिया, हर व्यक्ति पे 5 रुपए लिया, 5 रुपए मान लीजिए, यहाँ भी 5 रुपए लिया। तो अब इसमें क्या किया, पहले बनवाया, और ध्यान दीजिए बांड कब जारी होता है, ये चीज में, ये ब्राउन फील्ड पे ही होता है, लगभग नया नहीं होता है, पहले चेक कर लेते हैं, 2-3 साल का अनुभव, 4 साल 10 साल, मतलब 5-6 साल का अनुभव होना चाहिए, कितना इनकम आ रहा है, तभी होता है ये इसमें, मान लीजिए। अब क्या इसमें क्या, नगर निगम ने बांड जारी किया, अब बांड जारी करके जो है, ये वाले पुल का जब देख रहे हैं कि आना, मतलब इसका जो इनकम अच्छा है, अच्छा खासा इनकम है, इसका भी अच्छा खासा इनकम है, 5 रुपए हर व्यक्ति दे रहा है, अब टर्न ओवर भी इसका अच्छा है, मान लीजिए लेन देन, अब ये क्या करेगी, इसको क्या करेगी, अब पट्टे पे दे देगी, पट्टे पे दे देगी, पट्टे पे देने के बाद जो है, मतलब 20 साल की पट्टे पे दे दी, 20 साल में 20 उसी हिसाब से जो है बोली लगवाई, मान लीजिए आ गया ये 5 करोड़ का, मान लीजिए हुआ 5 करोड़ का बोली लगाया, ठीक है, इसमें 5 में, अब 5 करोड़ का जो है बोली लगा, और इसका अब उसने क्या किया, पहले पहले जो बनवाया था बांड, बांड पे ही बनवाया था, बाद में इसको क्या किया है, अब एक सिस्टम दिया गया है, उसको बोलते हैं नेशनल, यहाँ नेशनल, नेशनल एसेट्स, एसेट्स मोनेटाइजेशन स्कीम है, मान लीजिए मोनेटाइजेशन स्कीम है, ठीक है, ये स्कीम है, ये इसके तहत यही किया जा रहा है अब, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे नहीं किया, इन्होंने क्या किया, ये सिस्टम है NAMSC, NAMC, इसके तहत यही भी किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब क्या किया इसने ने, अब 5 करोड़ का जो है, 5 करोड़ का ये मौद्रीकरण ऐसा करके 5 करोड़ को बेच दिया, अब 5 करोड़ 20 साल की पट्टा दे दिया, फिर 20 साल बाद फिर सिक्का हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम जो है, ये अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधार करने के लिए जो है अपना बॉन्ड जारी कर दे, अब इससे जो पैसा मिला इसको ये दूसरा बनवा सकती है, ये फिर इससे किया जो इस तरह का जो इनकम वाले हैं, तो इस या और फिर लाइसेंस बनवा दे, लाइस भी बनवा देगी, रोड जो गवर्नमेंट है वो रोड बनवा दे, तो इस तरह का जो बॉन्ड जारी करके अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नगर निगम बना सकती है, इसका ये फायदा हुआ। ऐसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी हुआ, NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी इसने क्या किया, इसने भी ये किया कि जैसे मान लीजिए इलाहाबाद था, यहाँ दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से मुंबई, हवाई जहाज का किराया कितना है, मान लीजिए हवाई जहाज का 10,000 रुपया किराया है, मान चलिए 10,000 रुपया है, और यहाँ मान लीजिए
10,000 रुपया किराया है और मान के चलिए 10 घंटे में पहुंचा देती है। मतलब ये मान लीजिए हवाई जहाज है तो एरोप्लेन है 3 घंटा 4 घंटा में पहुंचा देती होगी, मान लीजिए 4 घंटे में पहुंचा देती होगी। अब इन्होंने क्या किया, तो दिल्ली से अब मुंबई के लिए एक हाईवे बनवा दिया, स्पीड हाईवे, एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेस वे बनवा दिया, उसको एक्सप्रेस बोलते हैं, एक्सप्रेस वे बना दिया। वो 10 घंटे में ही पहुंच जा रही है, कार से पहुंचे 10 घंटे में टच कर जाएंगे। और ये कितना टोल नहीं, यहाँ 5,000 टोल है बस। मान चलिए कि इसका तेल उल का मान चलिए 4,000 रुपये है, मान लीजिए टोल, इसका पूरा 4,000 टोल पड़ेगा और 3,000 का आप डीजल डाल दी, मतलब पेट्रोल डीजल हो जाएगा आपका, मान लीजिए ऐसे। तो आप 7,000 में ही 10 घंटे पहुंच जाएंगे, घंटे भले है मगर आ जाएगा, 3,000 तो बचत तो हो रहा है ना। इस तरह का अगर बना देंगे फिर उसका मौद्रीकरण के जो नेशनल असेस्ट मोनेटाइजेशन स्कीम है, इसके तहत आप जो है दिल्ली मुंबई वाला जो एक्सप्रेस बना हुआ है उसको आप जो है मौद्रीकरण करके उसको लीज पे दिया जा सकता है। इसका ये फायदा हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, अब तुरंत बनाए, 1-2 साल में देख लीजिए इनकम क्या हुआ है, उसके बाद उसको जो मौद्रीकरण करके बेच डालेंगे, जो पैसा इकट्ठा आएगा फिर दूसरी जगह आप बना सकते हैं, इससे ये फायदा हुआ। ठीक है, बांड अभी इसमें यहाँ बांड हो जारी होता है ये, और फिर इसका रूल जो है नेशनल एसेट्स मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत इसका फायदा भी उठाया जा सकता है। ठीक है, मौद्रीकरण करके निकाला भी जा सकता है, मौद्रीकरण फिर आए तो बांड का दे दीजिए आप, या और यूपीओ करके बांड वाला बाद में दीजिए और इनकम से लगा करके। तो इसका नेशनल एसेट्स मोनेटाइजेशन स्कीम और बांड कॉम्बिनेशन बना के कोऑपरेट से बना के चलेंगे, इसका ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, ये 3 चीज है। अच्छा, अब उसमें क्या है, अब जो नेशनल जो एसेट्स मोनेटाइजेशन स्कीम था उसमें क्या हुआ है, अब इसमें भी 2 संस्थाएं इसकी बनी हैं। जैसे मान चलिए उसमें क्या है, जिसको रियल एस्टेट में बना हुआ है, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी है, या आप मान लीजिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम है, तो इसके तरफ जो कंपनियां, मतलब इस तरह 2-3 कंपनी बनाई गई हैं, इसके थ्रू वो मौद्रीकरण करेगी, कोई भी संपत्ति रहेगा मौद्रीकरण करेगी, फिर मौद्रीकरण करके उसको स्टॉक में पंजीकृत करके वहां भी बांड बेचा जा सकता है। ठीक है, ये किया जा रहा है इसके तहत। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है। पब्लिक कंपनी हो गई है, मान लीजिए नेता की पब्लिक कंपनी हो गई, जब पब्लिक कंपनी हो गई है तो उसको शेयर, जब उस शेयर में मान लीजिए शेयर में पैसा लगा, शेयर मार्केट में कहाँ कहाँ से पैसा आता है, तो ठीक है हम लोग देखते हैं शेयर, जिसे आईपीओ जारी जब होता है, आईपीओ होता है, तो आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में मान लीजिए ये प्राथमिक बाजार में होता है, प्राथमिक बाजार में। ठीक है, प्राथमिक बाजार में, प्राथमिक बाजार में हो गया, ये सेकेंडरी मार्केट में फिर बिकने आता है। ठीक है, सेकेंडरी में, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में बिकने आता है। ठीक है, ये मान लीजिए। अब क्या है, यहाँ पैसा कौन कौन लगाता है, अच्छा ये कंपनी, अब कंपनी जो कंपनियां हैं, मान लीजिए ये है कंपनी, मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए एक्स एक्स नाम की एक कंपनी है, तो कंपनियां बनती क्यों है, इतना इनको पैसे की जरूरत क्या पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा, कंपनी को पैसे की जरूरत कहाँ पड़ता है, कंपनी की जरूरत इसलिए पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या हुआ, गेहूं का उत्पादन कम हुआ, मान के चलिए, या अब देख लीजिए सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, जो ऑयल सीड, खाने वाला तेल हो चाहे गाड़ी वाला तेल हो, ठीक है, मोटरसाइकिल, मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का डीजल है, पेट्रोल है, या खाने वाला जो तेल है, भारत में दोनों दोनों का आयात बहुत अकूत है, समझिए एक प्रकार से। और अभी देखिए जो मोबाइल वगैरह का जो चिप होता है उसका है, और जो खिलौने हैं, हमारे खिलौने से हम लोग उदाहरण लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। अभी खिलौना है, भारत में सबसे ज्यादा चीन का खिलौना आता है, अभी दिवाली होगा चाहे जो होगा सबसे ज्यादा चीन का ही आता है। ठीक है, अब
देखें कि यार तो ये तो जब आंकड़ा आया पता लगा चीन ने क्या किया कि 15 करोड़ रुपए का 1500 करोड़ रुपए मान लीजिए ये दिवाली है, दिवाली में 1500 करोड़ रुपए का जो है वो मार्केट का कैप्चर किया, 1500 करोड़ का खिलौना बेच डाला दिवाली में और बच्चों के लिए दोनों मिलाकर 1500 करोड़ रुपए का। अब इससे ये जाहिर हो जाएगा कि खिलौने में अगर बनाएंगे जो वो अगर नकल भी करके बनाएंगे 1500 करोड़ का मार्केट भारत में है एक वर्ष में, ये क्लियर हो गया, इससे पता चल गया क्योंकि जो भुगतान संतुलन में आप देखेंगे जो आयात निर्यात होता है तो अब ये पकड़ेंगे आंकड़ा तो इससे समझ में आएगा और खिलौने का जो है 1500 करोड़ रुपए का चीन से ही आता है मात्र, बाकी अन्य देशों छोड़ दीजिए 1500 करोड़ रुपए और भारत में कोई नहीं है खिलौने वाली कंपनी। अब ये मान के चलेगा कोई भी अब कंपनी लगाएगा 1500 करोड़ में, अगर ये कैप्चर कर आराम से 500 करोड़ का ये धंधा कर सकती है, ये क्लियर है। अगर नकल करके भी करेगी तो 500 करोड़ रुपए का ये आराम से कर ले जाएगी। अब इसको मान लीजिए कोई कंपनी है तो छोटा भी खिलौने वाला था, उसने फिर फर्म में बदला अपनी कंपनी को, फिर फर्म से जो पब्लिक कंपनी बनाया, पब्लिक कंपनी बनाया तो उसको अब भाई पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब अच्छा जब होगी पब्लिक होल्डिंग तो चलिए बाद में बताएंगे वो अलग बात है। तो अब मान लीजिए 500 करोड़ इसको चाहिए, 500 करोड़ मतलब 500 करोड़ इसको मान लीजिए कम से कम 500 करोड़ के लिए इसको 200 करोड़ रुपए का फंडिंग चाहिए, ठीक है 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ का इसने क्या किया यहाँ 200 करोड़ रुपए का ये आईपीओ जारी कर दिया, पब्लिक कंपनी बनी 200 करोड़ का कर दिया। अब भारत वाले भी ज्यादा नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कौन कौन कैसे लगाएंगे बॉन्ड, इसको मान लीजिए खरीदने के लिए अब मान लीजिए 1,000 रुपए का अब 200 करोड़ रुपए है, इसको 2 करोड़ लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। 2 लाख रुपए, 2 लाख समझिए, 2 लाख मान लीजिए 2 लाख है इसको, ठीक है। अब क्या किया इसने किया 2 लाख में क्या गया 100 × 2 बराबर 200,000, ठीक है 200,000 तो 1,000 का एक शेयर मान चलिए, 1,000 का एक शेयर है, ठीक है 1,000 का एक शेयर। हाँ अच्छा ये हो गया। अब इसने क्या किया इसको कम से कम 200 शेयर जारी इसने किया 200। अब ये क्या करेगी तो कहाँ से पैसा आ जाएगा, कौन कौन खरीदेगा, मान लीजिए भारत से वाले जो भारत में निवासी है मान लीजिए वो 100 उसका शेयर खरीदे मात्र बस 100 शेयर। अब क्या होगा अभी 100 शेयर तो उसका बिका ही नहीं, तो अब इसमें कभी भी आईपीओ जब जारी होता है तो अब पैसा कहाँ से आएगा ये हम लोग देखते हैं। अब देखिए 100 शेयर ही बिक पाया भारतवर्ष से, अब क्या बाहर से भी आता है, बाहर से कैसे आता है, बाहर से जब आएगा तो बाहर से कौन कौन आएंगे लेकिन मतलब विदेश से भी आता है, विदेश से कैसे आ जाएगा, विदेश से आएगा कि जिसे इसको बोलते हैं एफपीआई, इसको मिटा देता हूँ ये वाले को। इसको भी मिटा दे, अभी इसको रहने इसका काम रहेगा अभी। तो क्या होगा यहाँ पे मान लीजिए 100 शेयर ही बिका है, अब एक तो आएंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक आएगा फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट और फिर आ जाएगा एनआरआई आ जाएगा, ठीक है एनआरआई आ जाएगा और एक है आपका आइए आ जाएगा क्वालिफाइंग पोर्टफोलियो निवेश, ठीक ये हो जाएगा। देखिए यह पीआई में क्या हो जाएगा क्वालिफाइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा जो अभी ये लोग ये जो भारत के निवासी ये लोग भी भारत के जो बाहर भारत के निवासी नहीं है वो फॉरेन लोग जो नहीं होते वो लोग भी आके खरीद सकते हैं स्टॉक में जो सेकेंडरी मार्केट से। ये संस्थागत वाले हैं, संस्थागत वाले मतलब जिसे जिसे मान लीजिए यूरोप में है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, हॉलैंड है, मान लीजिए स्पेन है,
पुर्तगाल है, ये सब क्या करेंगे, यहाँ के लोगों को, या अमेरिका वाले हुए, ब्राजील वाले हुए, अर्जेंटीना वाले हुए, कनाडा वाले हुए, ये सब क्या करेंगे, मान लीजिए ये यहाँ की जो संस्थाएं हैं, जैसे पीएफ वाला जो इकट्ठा करने वाली है, या इंश्योरेंस बनाने वाली कंपनी है, इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, ये सब अपना जो है पूरा पैसा ले लेगी। ब्याज भारत में ज्यादा मिलता है कंपेरिजन टू वहाँ, क्यों मिलेगा ज्यादा, ये लोग विकसित देश है, विकसित देश में मुद्रास्फीति ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि वहां से ज्यादा भूखा, अगर इसे को समझने के लिए इसे समझे, जब जो ज्यादा अगर देखेंगे परिपक्व हो जाता है, जब जब वहाँ इकोनॉमिक परिपक्व हो जाती है, उसको ही विकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अभी भारत का अभी परिपक्व नहीं है, अभी वो डेवलपिंग इस स्तर पे है, डेवलप्ड स्तर पे नहीं है वो। तो वहां जो है मुद्रास्फीति कम होता है, जब मुद्रास्फीति कम रहेगा तो ब्याज रेट भी वहां कम होगा, ठीक है, इसलिए जो ब्याज रेट जब कम होगा तो कम ब्याज पे ही, और भारत में सबसे ज्यादा ब्याज उन लोगों से ज्यादा मिलता है, इसलिए भारत में ज्यादा निवेश करने का वो लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो ये लोग यहाँ से आएंगे। एनआरआई वाले, नॉन रेजिडेंशियल फॉर इंडिया, मतलब जो भारत के निवास, मतलब भारत के हैं, भारत में रहते नहीं हैं, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं। और ये क्वालिफाइंग जो है ये तो ये पीटीएफ से है, चलो इसको बाद में बता देंगे, कभी इसको आएगा तो इसको, इसका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ये पीटीएफ के बारे में। अच्छा, मतलब ये है, ये तो जो केवाईसी इसी चक्कर में हो रहा है, जो केवाईसी हर साल लगता है ना, नो योर कस्टमर, इसी चक्कर में लगता है, फंडिंग के बारे में बोले, इसको चलिए बाद में बताएंगे, अभी यही हम लोग बताएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये लोग आएंगे, ठीक है, ये संस्थागत वाले पैसा यहाँ लगाएंगे, तो ये लोग जो 100 शेयर है, मान लीजिए ये खरीद लिए, अच्छा इनका ये तो खरीद लिए 100 शेयर, मान लीजिए मिल करके तीनों मिलकर खरीद लिए, इनका 200 शेयर हो चुका, 200 पूरा खरीद लिए। अब क्या हुआ, आईपीओ जारी हुआ, आईपीओ प्राथमिक मार्केट हो गया, अब सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, मान लीजिए सेकेंडरी मार्केट में, अच्छा सेकेंडरी वाला बाद में हम लोग बताएंगे, अब यहाँ से यही हम लोग चलेंगे यहाँ पे। अच्छा मान लीजिए प्राइमरी मार्केट ये सब लगाए, 200 शेयर मान लीजिए बिक गया, प्रॉब्लम क्या आया, मान लीजिए कि कभी कभार क्या होता है कि इसे विदेशों में मान लीजिए कोई वहां मुद्रास्फीति बढ़ गया बहुत ज्यादा मात्रा में, या कोई कंडीशन आ गया, सप्लाई चेन में बाधा हो गया, तो वहां की अर्थव्यवस्था मान लीजिए महंगाई बहुत चरम पे आ गई, अब क्या करेगा, जो ब्याज दर होगा वो वहां की केंद्र सरकार, केंद्र की जो केंद्रीय बैंक है वो बढ़ा दिया, मान चलिए अभी वो 2 रुपए की दी थी, 2 रुपए थी, यहाँ ये लगाए थे तो इन लोगों को 5 रुपए मिल रहा था, ठीक है, 100 रुपया मान लीजिए 100, $1 था, मान लीजिए $1 था, $1 रुपया था, $1 था, $1 को दो पैसे मिल रहे थे, 2 सेंट, मतलब इसकी भाषा समझेंगे, ऐसे समझिए सब और अच्छे से, $100 था, मान लीजिए $100 पे, तो उन लोगों को $2 पे $2 ब्याज था, यहाँ भारत जब लगाया तो उनको $5 मिल रहा था पर ईयर, $3 फायदा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये लोग इसीलिए लगाए थे, 2 रुपए में लिए थे, 5 रुपए में मिल रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट में ये लोग लगा दिए, बाई द वे यहाँ ये बोले एक काम करो, मैंने जो है 5 भी कर दिया हूँ, अब मेरा 5 जो जो भी लिया है, अब उसका जो है $100 पे $5 चलेगा ब्याज। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से पैसा उठा लेंगे तुरंत, अब यहाँ से भागने लगेंगे, जब ये लोग भागने लगेंगे यहाँ शेयर, अब शेयर में क्या करेगा कि डॉलर लेने वाले ज्यादा आ गए हैं, पैसे और पैसे देने वाले कम है, अब ये लोग जब भागेंगे, भारत सरकार मतलब जो केंद्रीय बैंक हो, जो आरबीआई अपने यहाँ है, इसीलिए बोलते हैं अगर वहाँ जो आपका भंडार से, मुद्रा भंडार से, विदेशी मुद्रा भंडार से अगर पैसा अगर वहां से विदेशी मुद्रा दी तो तुरंत जो है विनिमय दर गिर जाएगा, विनिमय दर गिर जाएगा, जैसे विनिमय दर पे $1 ₹50 है, मान लीजिए ₹50 है, ठीक है, ₹50 है, अब क्या हो जाएगा, डॉलर मांगने वाले ज्यादा आ गए, रुपए वो रुपए वाले कम है, अब क्या होगा, ये घर बढ़ जाएगा, मान लीजिए रुपए लेके देने आ गए, अब $1 पे तुरंत बढ़ाना ही पड़ेगा ना, अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए अब विनिमय दर तुरंत गिर जाएगा, जो 50 कह सकते उससे घट करके 50 की वैल्यूएशन एक के लिए 60 हो गई, आप क्या बोलेंगे, यार ये तो घाटा ही लग जाएगा, क्योंकि घट रही है तो दोबारा आएंगे ही नहीं, तो विनिमय दर गिरे ना, विनिमय दर गिरना नहीं चाहिए,
तो जितना मगर विनिमय दर न गिरे, इसलिए जो है सरकार ने क्या है और केंद्रीय जो आरबीआई है, ये लोग प्लान ही बनाया है, जिसे हम लोग एक बांड जारी होते हैं, बांड जारी में हम लोग ये बताया था ईसीबी। ईसीबी देखिए ईसीबी क्या होता है, अब ईसीबी काम आया जब ये फॉरेन लोग जो फॉरेन लोग ये पीआई जो रहता है, एफ आई आई जो ये सब रहते हैं, एनआरआई है वो हो गए मान लीजिए, तो जब वहां ब्याज दर बढ़ेगा तो अपना यहाँ से तुरंत पैसा निकालना चालू करेंगे। जब यहाँ पैसा निकालना चालू करेंगे, पैसा लेके खड़े हो जाएंगे, डॉलर डॉलर की मांग करेंगे। जब डॉलर डॉलर की मांग करेंगे लोग ने, तो क्या होगा, अगर जो आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से देगी तो समझ लीजिए विनिमय दर गिरना तय है। इसलिए तब अब सरकार ने क्या किया है, जो कंपनियों को, भारतीय कंपनियों को ईसीबी 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 तहत छूट दी है। ईसीबी क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, मतलब ये लोग क्या करते हैं, डॉलर में भी आप जो है अपने कंपनी ग्रोथ के लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए आप उधार ले सकते हैं। भारत में भी है, उधार ले सकते हैं, मगर आप अगर डॉलर में उधार लेना चाहते हैं, ईसीबी के तहत डॉलर में भी उधार ले सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो आरबीआई पास है उससे देना नहीं पड़ेगा। ये जो ले आए हैं ये लोग, इसी से मिल जाएगा आराम से। इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या है ईसीबी में, ईसीबी में प्रॉब्लम ये है, जैसे आप कोई विदेशी कंपनी हुआ, मान लीजिए जब ये 2000 मान लीजिए ले ली, $2000 ली, उसमें विनिमय दर कितना था, 50 रुपए में था। मान लीजिए $1 बराबर 50 रुपए में था, ठीक है। $200 लिया है, और जब देने लगे ये लोग तो पता लगा 60 में हो गया है। अब 60 में हो गया है, अब जब मूलधन लेंगे तो 2000 का मान लीजिए, अब 10 रुपए तो डायरेक्ट बढ़ गया इसका, अभी ये तो इसको घाटा लग जाएगा आराम से। अभी ब्याज दर ऊपर से देगा, तो ब्याज दर जब ऊपर से देने लगेगा तो इसको ज्यादा पड़ने लगेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम इसमें आता है। इसलिए एक सिस्टम और चला है, एक मसाला बॉन्ड है। मसाला बॉन्ड मसाला बॉन्ड के तहत जो भी होता है, इसमें देसी कंपनियों को घाटा नहीं लगता। इसमें ये जो मसाला बॉन्ड में होता है, जो देता है उसी को अगर विनिमय दर गिरेगा उससे घाटा होगा, भारतीय कंपनियों को नहीं होगा। मगर अब ये मसाला बॉन्ड जारी करने का तात्पर्य है विनिमय दर गिरने नहीं दिया जा रहा, विनिमय दर को इससे रखा गया, मतलब लगभग इस औसत रूप में इससे रखा गया, ज्यादा घटने बढ़ने नहीं दिया जाता है। इसलिए क्रेडिट के रूप में मसाला बॉन्ड भी जारी करने लगे। अब जो जान लिया कि गिरता ही नहीं ज्यादा, इसलिए जो है विदेशी वो है फंड संस्था है, उन्होंने जो आईसीए बोलते हैं उसको, तो वो जो है मसाला बॉन्ड भी जारी की। अब आपको मन हो ईसीबी के तहत आप डायरेक्ट डॉलर ले सकते हैं लोन, या भारतीय मुद्रा भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। इससे लेने से ये फायदा हुआ, जब ये भागेंगे यही पैसा उठा करके लोन दे दिया जाएगा, तो विनिमय दर नहीं गिरेगा ज्यादा, इसका ये फायदा रहेगा, ठीक है। आप अगर मान लीजिए, तो इस तरह ये बांड यहाँ से जारी होता है, ये मसाला बांड है, ईसीबी बांड है, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया, तो इसके तहत इसका फायदा ये रहा है विनिमय दर न गिरे, इसलिए ये छूट दिया गया है, यहाँ से भी आप लोग लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा, अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट हम लोग ये देखेंगे, इसमें क्या होता है, जब सेकेंडरी मार्केट में मान लीजिए, इसमें एक तो आता है बुल, एक आता है बुल, एक आता है बियर, ठीक। ये मान लीजिए शेयर है, शेयर मार्केट में चलेंगे। अब इसमें बुल क्या होगा, मान लीजिए इन्वेस्टर है जो निवेश करने वाला है, उसको पता लगा कि ये फला कंपनी का जो है, मान लीजिए एक समान कंपनी है, इसका शेयर बढ़ेगा ही। जब बुल मतलब होता है कि ऐसे जो है आशावादी लोग होते हैं, इसको बोलते हैं आशावादी, इसको बोलते हैं निराशावादी, 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 ठीक। ये आशावादी है, निराशावादी है। जब इनको लगता है कि एक्स कंपनी का जो शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अब इसको बोलते हैं, उसको बुल बोलते हैं। इसको लगता नहीं ये कंपनी फला कंपनी का शेयर गिरेगा ही गिरेगा,
उसको बोलते हैं निराशावादी बोलते हैं। तो इसमें शॉर्ट सेलिंग भी होता है, ये इसी में शॉर्ट सेलिंग भी आता है। शॉर्ट सेलिंग जो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग ही कंपनी थी, उसमें क्या होता है मान लीजिए वो लोग क्या करते हैं कि ये इसमें जो वो गिरने वाला होता है शेयर, गिरने वाला वो आशा रहता है गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी? उसको आंकड़े देख लेंगे कि ये इस तरह का है, अगर अफवाह उड़ाएंगे तो गिर ही जाएगी, अन्य आंकड़े से वो गिर सकती है। तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें एक चीज सिस्टम इसमें ये काम करता है, जो इंट्राडे इंट्राडे एक है, इंट्रा इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे में ये होता है कि ये डेली वाइज का जो है यहाँ शेयर बेचा जाता है और खरीदा जाता है। इसमें मान लीजिए इंट्राडे में, इंट्राडे में क्या होता है, इसमें शॉर्ट सेलिंग कंपनी चलती हैं। इसमें शेयर को पहले बेच दिया जाता है, फिर खरीदा जाता है। ऐसे कैसे समझ में आएगा? इसमें समझने के लिए एक तर्क है आपको। वो तर्क क्या है? एक मिनट चालू है, बंद हो गया लग रहा है, चालू है। तो इंट्राडे में क्या हो रहेगा? इंट्राडे में मान लीजिए कि इसे मान लीजिए शेयर है, इसमें एक मतलब आता है कि पहले बेचते हैं तब मतलब पहले बेच के तब खरीदते हैं। ये सिस्टम आप देखेंगे उल्टा समझ में आता होगा, आप ऐसे समझिए इसको। पहले ये क्या काम करेंगे, मान लीजिए मान लीजिए ये शेयर है, ठीक है, ये शेयर है, 5 शेयर है, ठीक है, मान लीजिए। तो ये मान लीजिए ये एम नाम के एम लोग का है, एम नाम के व्यक्ति का है। आप क्या काम करिए, इसको ले लीजिए 5, भाई 5 शेयर मेरे दे दो, 5 शेयर तुमको मैं दे दूंगा, अभी रुको। अच्छा ये 5 क्या करेंगे, इसको लगता है कि ये गिर जाएगा, निश्चित ही गिरेगा ही शेयर। ये तुरंत क्या करेगा, इस समय भाव है मान लीजिए 500 का एक है, 500 का एक शेयर है, इससे 5 शेयर इसका ले लिया। तो ये बोला भाई मेरे को शेयर मेरे लिए मेरा शेयर ही दे देना। बोले तो ये बोला ठीक है, मेरे को आपको शेयर ही दूंगा। फिर 5 शेयर लिए, 5 मतलब उधार दे दिया है, मान लीजिए कुछ परसेंटेज लेकर के उधार ले लिया, ऐसे समझिए। मान लीजिए भाई दे दो 5 शेयर, मैं आपको 100 रुपए भी दूंगा, ठीक है, 5 शेयर का दे दो मेरे को, 5 और 100 रुपए तुमको मैं एक्स्ट्रा दूंगा और शेयर भी दूंगा 5। ये बोला ठीक है। इसको आशा लग गया कि निश्चित ही गिरेगा ही, ये पांचों गया, तुरंत बेच डाला, तो 2500 रुपया तुरंत मिल गया इसको, ठीक है, 2500 मिल गया, मान लीजिए 2500 मिल गया। अब क्या हुआ, ये बेच डाला, जाते ही बेच डाला 2500 रुपया। अब इसने बाय द वे किसी कारण जो है, अब शेयर 4 बजे गिर करके शेयर ये हो गया 10 रुपए का, मान लीजिए जो 500 का एक शेयर था मान लीजिए 100 रुपए का हो गया। अब 100 रुपए का 5 शेयर खरीद करके इसने दे दिया, 100 रुपए दे दिया, आराम से इसको कितना बच गया, 2000 रुपए इसका बच गया। 5 शेयर भी दे दिया और 2000 रुपये भी इसका बच गया। इस तरह अगर मान लीजिए यही जो है शेयर मान लीजिए हो सकता है 6 चल जाता, तब इसको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता। मान लीजिए 6 पंजे 30 हजार हो जाता मान लीजिए, तो 2500 जो बेचा था वो 600 रुपये 500 रुपये घर से भी देना पड़ता। तो ये इस तरह काम करता है इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग इस प्रोसेस पे चलता है। अच्छा ये हो गया, तो इस तरह चलता है। अब इसका क्या होता है, इसका होता है कि आशा होता है ये निश्चित है आगे बढ़ेगा ही। इसको क्या, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 50 रुपए में, ठीक है, इसको लगा नहीं ये 50 में खरीद लेते, हो सकता है ये अभी निश्चित 75 में जाएगा, 75 पहुंच भी गया, तो मान तब 75 रुपये अगर बेचेगा तो 25 रुपये इसको आ जाएगा, ठीक है, ये आशावादी है। अब मान लीजिए अगर घट गया होता तो 50 का जहाँ क्या होता, 50 रुपये में लिया था, हो सकता है 30 में हो जाता, तो 20 रुपये इसको घाटा लग जाता है यहाँ पे। इस तरह ये चलता है बुलवियर, ठीक है। तो ये रहा आपका। अच्छा इसमें और क्या है, और इसमें और आएगा, जैसे मान लीजिए और एक आता है स्वीट शेयर। क्या होता है स्वीट शेयर? स्वीट शेयर, ठीक है, स्वीट शेयर क्या है, ये जो अपने कंपनी के लोग जो वफादार लोग होते हैं कंपनी, वो स्वीट शेयर अपना जारी करती है। और एंकर शेयर क्या होता है, एंकर शेयर में ये होता है जैसे आईपीओ जारी हुआ है, कंपनी का जो है शेयर गिरने लगा, तभी पता एंकर वाले तो बेचते नहीं है, वो लोग रुक जाते हैं। एंकर मतलब होता है कि जो वो एक प्रकार से कंपनी के सपोर्टर के रूप में होते हैं। अच्छा अभी एक और नियम हो, इस कंपनी का शेयर गिरने लगा तो क्या करेंगे, तो वो पता लगा जो प्रमोटर है वही शेयर खरीद लेता है। तो शेयर खरीदने से क्या फायदा है कि शेयर खरीद लेंगे
तो उससे क्या है गिर ही नहीं पाएगा, तो शेयर जो है वो खुद ही खरीद लेगा। शेयर को बाजार में कम हो जाएगा, मान लीजिए बाजार में जब तो वो खरीद लेगा, थोड़ी बेचेगा, वो बेचेगा ही नहीं, तो जो बचे शेष और बचे जो बचा रहेगा उसको खरीदने वो खरीदेंगे, मतलब भाव उसका ज्यादा नहीं हो पाएगा, कम मात्रा में बिकेगा। जैसे मान लीजिए 100 शेयर है, तो अब वो शेयर गिरने लगा है, 50 शेयर प्रमोटर खुद ही खरीद लिया, 50 शेयर तो वो बेचेगा ही नहीं, बिकेगा तो 50 शेयर बिकेगा, संख्या कम हो गई बिकने के लिए, तो शेयर ऑटोमेटिक चढ़ने लगता है। तो इस तरह भी होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में लोग बात करेंगे। कई मिनट हुआ यार, 40 मिनट।